नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 की आज से शुरुआत। 2 पालियों में हो रही है परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 13,343 उम्मीदवार हुए थे पास। अस्पताल में जांच के बाद वापस अदियाला जेल भेजे गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर रात शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल किया गया था शिफ्ट। अमेरिका के अलास्का में बड़ा विमान हादसा, 8 लोगों को ले जा रहा चार्टर प्लेन क्रैश। रेस्क्यू में जुटी टीमें। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक चिराग की जोड़ी खेलेगी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल। वहीं महिला युगल क्वार्टर फाइनल में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से। सभी समाचार विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नेपाल, भूटान व बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था व बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ही वो एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री का जवानों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वो नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी और उससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुणे में आज 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल बदलाव, इनोवेशन और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इस बैठक का विषय है मजबूत भविष्य के लिए इनोवेशन, सहयोग और बदलाव। ये कार्यक्रम ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती हुई टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर अपने विचार साझा करने का मंच प्रदान करेगा। चर्चाओं में व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स देशों तथा व्यापक ग्लोबल साउथ में डिजिटल बदलाव को समर्थन देने के लिए बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण इस विषय को चुना है। ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी मजबूत करने और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, जिसमें पर्यटन के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। गुरुवार को जयपुर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने अपना दिन ऐतिहासिक धरोहरों के बीच बिताया। विदेशी मेहमानों ने जयपुर के स्थापत्य कला, इतिहास और राजस्थानी संस्कृति को करीब से जाना। ऐतिहासिक स्मारकों की वास्तुकला और उनसे जुड़ी विरासत के बारे में प्रतिनिधियों ने जानकारी ली। आपको बता दें कि ये बैठक सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने और ज़्यादा टिकाऊ, समावेशी और टेक्नोलॉजी आधारित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत की जा रही व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। यूपी और जापान के रिश्तों को नई रफ्तार देने के लिए आज लखनऊ में बड़ा निवेश सम्मेलन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और सीईओ उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर मंथन करेंगे। निवेश, एमएसएमई, हेल्थ केयर, पर्यटन और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान संभावित एमओयू और भविष्य की साझेदारी का रोडमैप भी सामने आएगा। जापानी प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से
यूपी जापान संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। जापानी प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर प्रतिनिधिमंडल की भेंट वार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल दिन भर विभिन्न सेक्टोरल कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने को लेकर पारित प्रस्ताव पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की राजनीति को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब केवल एक साइन बोर्ड पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी राजनीतिक संगठन बताते हुए कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े देश में एक भी राष्ट्रीय विपक्षी दल नहीं बचा है। चर्चा नहीं किया, किसको वार्ता देना चाहते हैं? उसका राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है, विभाजन की राजनीति है। वही लोग वंदे मातरम को तोड़ा, आज भी वंदे मातरम को तोड़ना चाहते हैं। ये तो पैरासाइट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देश की दुर्भाग्य है, जितना बड़ा देश 140 करोड़ की लोकतंत्र, वहां में एक भी विपक्ष, नेशनल विपक्ष पार्टी नहीं रही। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2026 आज से शुरू हो गई है। परीक्षा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। सुबह की पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 2:30 यानी कि 2:30 बजे से शाम 5:30 यानी कि 5:30 बजे तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 13,343 उम्मीदवार सफल हुए थे। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम आधे घंटे पहले पहुंचना है और प्रवेश पत्र साथ ही साथ पहचान पत्र साथ रखना होगा। उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर के लिए पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जेपीएससी 11वीं से 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर रोक लगा दी है। इसके कारण राज्य की राजनीति फिर एक बार गर्मा गई है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों को छलने का आरोप लगाते हुए आज सभी जिलों में सीएम हेमंत सोरेन के पुतला दहन का आह्वान किया है। साथ ही इस बार और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विपक्षी दल भाजपा भी सरकार पर आक्रामक है। भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार की ओर से छात्रहित में कोर्ट में कोई दलील पेश नहीं की गई, जो कि राज्य भर के छात्रों के साथ अन्याय है। उधर जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। कल दिन भर सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने मोरहाबादी से अल्बर्ट एक्का चौक तक पदयात्रा निकाली और आज भी इनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मान करता हूं, लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं ना कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान में मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी के राष्ट्र विरोधी नेटवर्क के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया माध्यमों से भारतीय युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रभावित करने वाले इस नेटवर्क के तौर तरीकों की जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं इसकी विशिष्ट इकाई ATS एवं STF द्वारा इस नेटवर्क के विरुद्ध स्वविकसित एवं महत्वपूर्ण केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त आसूचनाओं को विकसित करते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न तिथियों में प्रदेश में अब तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत कराते हुए कुल 52 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, ज्वलनशील लिक्विड, आपत्तिजनक पोस्टर आदि भी बरामद किए गए। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और आगामी त्योहारी सीजन में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये आयात इस साल 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 2 महीनों में चीनी के दाम में करीब 40% तक की तेजी दर्ज की गई है। 18 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत लगभग 52 रुपये 30 पैसे प्रति किलो रही, जबकि एक साल पहले ये करीब 46 रुपये 34 पैसे थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग तेजी से बढ़ती है। मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और पेय पदार्थों में खपत बढ़ने से इस अवधि में बाजार पर अतिरिक्त दबाव बनता है। सरकार चाहती है कि त्योहारों से पहले पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और कीमतों में और तेजी न आए। आयात टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत शून्य सीमा शुल्क पर किया जाएगा। पात्र चीनी मिलों पर रिफाइनरियों को इसके लिए 21 से 28 अगस्त के बीच आवेदन करना होगा। कच्ची चीनी को देश में रिफाइन कर तैयार चीनी में बदला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति आएगी और कीमतों पर दबाव घटेगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला होए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार और विभिन्न संगठन लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से हरिद्वार में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई। ये है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का लालढांग गांव। लालढांग के इस परिसर में गुरुवार सुबह से ही काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर हेल्थ कैंप में पहुंचे। बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। न केवल लालढांग गांव के लोग यहां पहुंचे,
बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। हमारे अस्पताल खुला तो हम अब यहाँ तो आते हैं, फ्री दवा मिलती है। यहाँ टाइफाइड का, पीलिया, शुगर सब टेस्ट होता है। यहाँ सौभाग्य की बात है। यहाँ पर गरीब लोगों की मदद हो रही है। यहाँ पर फ्री में दवाई मिल रही है। जो भी यहाँ मरीज आ रहा है उनको निःशुल्क दवाई दी जा रही है। इससे ज़्यादा और क्या परोपकार होगा। हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से जगह जगह कैंप लगे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते नजर आए और यहाँ उन्हें जांच के साथ साथ दवाएं भी मुफ्त दी गईं। इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की भी जांच कराई। साथ ही लोगों को पोषण युक्त आहार और रोग प्रतिरोधक शक्ति वर्धक पैक भी प्रदान किए गए। एनीमिया मुक्त भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी गैर सरकारी संस्था बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पूर्ण रूप से कार्यबद्ध है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR सौजन्य से पिछले वर्ष आकांक्षी जिला हरिद्वार के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव लालडंग और आसपास के गांव के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जहां पे सप्ताह के 6 दिन निःशुल्क डॉक्टरी जांच, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पे एनीमिया, रक्तचाप और डायबिटीज़ की जांच हो रही है और जिनको ज़रूरत है उन लोगों को दवाइयाँ और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के लालढांग गांव में अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CSR पहल के अंतर्गत जन आरोग्यम केंद्र भी स्थापित किया जा चुका है, जहां ग्रामीणों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। लोग इसे किसी लैब से कम नहीं मानते। गौरतलब है कि बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है, जो देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हरिद्वार में लालढांग गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनके गांव तक पहुंची हैं। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। इसके अलावा यहां पर एक आरोग्यम केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां पर लोग अपनी जांचें निःशुल्क करा रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, हरिद्वार। रुक करते अगली खबर का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस अदियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक इमरान खान को उनके सेल में भेज दिया गया है। इससे पहले उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए जेल से हॉस्पिटल ट्रांसफर करने और मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और इलाज से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इससे पहले इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान और डॉक्टर फैजल अदियाला जेल पहुंचे थे। दोनों गेट नंबर 5 से जेल परिसर में दाखिल हुए, जबकि नौरीन नियाजी जेल के बाहर मौजूद रहीं। इमरान खान के हॉस्पिटल ट्रांसफर को लेकर पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा था कि इस्लामाबाद प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि PTI संस्थापक को दी गई राहत कानून के मुताबिक नहीं थी। इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर PTI लगातार चिंता जताती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके इलाज को मेडिकल जांच को लेकर ये कदम उठाया गया था। अमेरिका के अलास्का में 8 लोगों को ले जा रहा एक चार्टर विमान सुदूर रडार केंद्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB के अनुसार विमान में 2 पायलट और 6 यात्री सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक विमान ने एंकोरेज से उड़ान भरी थी और केप न्यूएनहम के पास पहुंचते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने केप न्यूएनहम लॉन्ग रेंज रडार साइट के पास विमान हादसे की सूचना मिलने के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बताया कि हादसे से जुड़ी जानकारी फिलहाल शुरुआती है और विमान में सवार लोगों की स्थिति के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो में दर्दनाक नाव हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से ज्यादा लोग सवार थे जो गोराऊ इलाके से नदी पार कर खेतों में काम करने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि नाव यात्रा शुरू होने के करीब 1 मिनट बाद ही पलट गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कई शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि तलाशी अभियान अभी जारी है। प्रारंभिक जांच में नाव के ओवरलोड होने की बात सामने आ रही है। सोमालिया तट के पास 6 भारतीयों को अगवा कर लिया गया। समुद्री लुटेरों ने सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के झंडे वाले मालवाहक पोत पर 6 भारतीय सवार थे। MV लुतुफ नामक पोत को इस सप्ताह सोमवार को अगवा किया गया था। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। लुटेरे पोत को पुंटलैंड के नुगाल तट की ओर ले गए। अधिकारी ने बताया कि पोत को पुंटलैंड के ईयल जिले में मराया से करीब 3.5 समुद्री मील दूर अगवा किया गया। पोत का स्वामित्व पोलर मोमेंट शिपिंग के पास है। इस पर 10 सदस्यीय चालक दल था, जिसमें 6 भारतीय, 1 तुर्की का नागरिक, 1 जॉर्जियाई नागरिक और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खेल की खबरों में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग का सामना चीन के लियांग वी किंग और वांग चांग की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की जिया यी फान और झांग शू शियान की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे आज लुसाने डायमंड लीग में फिर से आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पथिरागे ने स्वर्ण और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। अब 3 सप्ताह बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मोहन बागान सुपर जायंट ने डूरंड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीम गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में मोहन बागान ने बाजी मारी। अब मोहन बागान सुपर जायंट का सामना रविवार को फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी ईस्ट बंगाल FC से होगा। कहते हैं घर की नींव मजबूत रखनी हो तो दीवारों से ज्यादा मजबूत बुजुर्गों का साया होना चाहिए, क्योंकि झुर्रियों से भरे चेहरे सिर्फ उम्र की ढलान नहीं बल्कि जिंदगी के उस तजुर्बे को दर्शाते हैं जो किताबों में नहीं मिलता। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी भी समाज की संस्कृति और संस्कार की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। हर साल 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद हमारे उन बुजुर्गों के प्रति आभार जताना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को संवारने में लगा दिया। इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मानित किया जाता है और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। वर्ष 2026 में इस दिवस के अवसर पर भारत में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है।
भारत की बुजुर्ग आबादी 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है। कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगी। बढ़ती बुजुर्ग आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार उनके कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के उपायों की मजबूती के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना नामक एक व्यापक योजना चला रहा है। इस योजना में आश्रय और देखभाल, राज्य स्तरीय उपाय, शिकायत निवारण, सहायक उपकरण, अभिनव समाधान, बुजुर्गों की देखभाल और वृद्धावस्था में स्वस्थ व सक्रिय रहने के लिए अन्य पहल शामिल हैं, जहां असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन अल्डर लाइन के माध्यम से शिकायत निवारण और सहायता सेवाओं को भी मजबूत किया है। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करती है और वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकारों के संबंधित अधिनियमों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करती है। वहीं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले उन वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या कमजोरी से जूझ रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। आज इस खास दिन पर सिर्फ संदेश देने की नहीं, बल्कि अपने घर के बुजुर्गों को ये एहसास कराने की जरूरत है कि वे हमारे लिए कल भी अहम थे, आज भी अनमोल हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।